मैं उसी फ्लो से पढ़ाऊंगी जैसा मैं बाकी बैचेस में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो, बाकी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो आप सभी बैचेस में, है ना। चलो हम देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो आज हम देखेंगे इसमें इनिशियल हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का। इंट्रोडक्शन से कि क्लासिफिकेशन कैसे करा, क्या क्या उन्होंने बातें बोली क्लासिफिकेशन करने में, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिटैकर ने, ठीक है ना। उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि उसने कैसे कैसे चीजों को डिवाइड करा। चलो, तो सबसे पहले जो आता है इसमें आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हमने क्लासिफिकेशन किया था ना। क्लासिफिकेशन से क्या मतलब निकला था कि क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग कर रहे थे हम किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, है ना। और किस बेसिस पे कर रहे थे, बेसिस क्या था ग्रुपिंग का, मॉर्फोलॉजी टर्म सबको क्लियर है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, क्लियर है, थम्स अप। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी रूप से हमें कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। इसी बेसिस पे कर रहे थे ना हम कि इंसेक्ट के 6 पैर हैं, बर्ड उड़ सकती है या उसके एंटीना है, फिजिकल अपीयरेंस, गुड, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने करी थी ग्रुपिंग, यानी कि आवाज नहीं आ रही, आवाज तो मेरी साइड से तो आ रही है, आप अपना नेटवर्क चेक करो अजीत, ठीक है ना, मेरी साइड से सब कुछ क्लियर है। हाँ चलो, तो हमने करा था क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग, उससे क्या बनी थी, बहुत सारी कैटेगरीज, 7 कैटेगरीज निकल कर आई थी ना। 7 में कौन कौन सी थी सबको पता है, किंगडम, दोबारा से लिखने की नीड नहीं, आई थिंक किंगडम से कहां तक थी, स्पीशीज तक, 7 कैटेगरीज आ गई थी हमारी, ठीक है। तो जब ये क्लासिफिकेशन हो रहा था, अब देखो क्लासिफिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पहले स्टार्ट हुआ, आज की डेट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता ही रहेगा, ये एवर गोइंग प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। लेकिन जब हम स्टार्टिंग के दिनों की बात करें, स्टार्टिंग के दिन मतलब 1700 या 1800 के टाइम की, उस टाइम क्या था, उस टाइम ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई माइक्रोस्कोप था, ना कोई जीएनए और डीएनए टेस्टिंग थी जो हम आजकल की टाइम में कर सकते हैं, है ना। अब तो लाइट माइक्रोस्कोप भी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, कि आप इतना डिटेल में जाके सेल को स्टडी कर सकते हो कि उसका डीएनए के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, सब कुछ हम देख सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे अगर हम 200-300 साल पहले की बात करें तो कुछ भी नहीं था ऐसा। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट डिवीजन कैसे कर रहे थे, इसी बेसिस पे कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं। तो एक साइंटिस्ट जो सबसे पहले आए वो थे एरिस्टोटल। उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, सिंपल हमें आज की टर्म्स में लग रही है, लेकिन अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि भाई एक तो है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। प्लांट्स किसे बोल दिया, जो मूव नहीं कर सकते, और एनिमल्स वो हैं जो मूव कर सकते हैं। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सिंपली ये देखा कि कौन मूवमेंट कर रहा है और कौन मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। उस बेसिस पे इन्होंने बोल दिया कि एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। फिर क्या कहा इन्होंने कि प्लांट्स में भी कुछ अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे कुछ हैं हर्ब्स जो बहुत सॉफ्ट प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कुछ थोड़े से उनसे बड़े हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, वो श्रब्स की कैटेगरी में रख दिए, और तीसरे बोल दिए जो बड़े प्लांट है बहुत मजबूत है वो है ट्रीज, ठीक है। ऐसे इन्होंने प्लांट्स को कैटेगरीज बना दी, प्लांट्स का डिवीजन बना दिया। ऐसे ही इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड, कि भाई उनमें ब्लड प्रेजेंट है या ब्लड एब्सेंट है। ये इन्होंने कर दिया किसका, एनिमल्स का डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी बात। ऐसे ही फिर आए लीनियस ने भी यही बात बोली कि एक है प्लांट्स की कैटेगरी और एक है एनिमल्स की कैटेगरी। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने पूरी अर्थ की लाइफ को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट एंड एनिमल्स। इसी को हम बोल देते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से देखे तो ये सही थी बात, क्योंकि ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना हमें पता था कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, कैसी सेल वॉल है, क्या सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें एडवांस होनी शुरू हुई, भाई टेक्नोलॉजी हमेशा चली रही ना, आज की डेट में कुछ और टेक्नोलॉजी, आज से 20 साल बाद कुछ और होगी। तो ऐसे ही जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस्ड हुई तो लोगों ने इन चीजों पे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए कि ऐसे नहीं कर सकते कि हम सारी चीजें एक या तो प्लांट में डाल दें या एनिमल डाल दें।
एनिमल और प्लांट के अलावा भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग टाइप के हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला बाकी साइंटिस्ट ने कि भाई कुछ तुमने क्या करा, तुमने प्लांट के अंदर वो भी डाल दिए जो सिंगल सेल है, वो भी डाल दिए जो मल्टी सेलुलर है, प्लांट में और एनिमल में दोनों में ही। तुमने ये भी जज नहीं करा कि क्या वो फूड अपने आप बना पा रहे हैं, क्या वो फूड दूसरे से ले रहे हैं, ये कोई क्राइटेरिया तुमने नहीं देखा। सेकंड, हमने ये डिवीजन नहीं करा कि सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है। तो मतलब ये तो डिफरेंट कैटेगरीज के तुमने एक ही कैटेगरी में डाल दिए, तो ये तो ग्रुपिंग सही नहीं हुई, क्योंकि एक में कुछ है एक में कुछ है, कोई कंसाइज कैटेगरी नहीं आ रही। समझ आई बात? समझ आ रही है? समझ आ रही है कि क्या प्रॉब्लम हुई उस चीजों में, कि उन्होंने क्या करा, ग्रुप सही से डिफरेंशिएटेड नहीं थे, है ना, एक ही ग्रुप में सब कुछ मिक्स हो रखा था। जैसे बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ आ गए, आज की डेट में हमें पता है कि भाई दिस इज बैक्टीरिया एंड दिस इज प्लांट एंड दे बोथ आर डिफरेंट, लेकिन तब के टाइम में ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप वगैरह डेवलप हुए तो इन चीजों को समझने लगे साइंटिस्ट, तो इन्होंने बोला कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हमें किन चीजों पे और ध्यान देना होगा, जैसे कि सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल है नहीं है तो कैसी है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना। और हम साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि इवोल्यूशनरी उसका फाइलोजेनी कैसी है, क्या वो किसी से रिलेटेड है ना। तो ये सब चीजें इन्होंने धीरे धीरे पॉइंट आउट करनी शुरू करी कि हमें इन फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, एक सेकेंड, धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम आगे बढ़ना शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या देखा, एक आए फिर मिस्टर साइंटिस्ट हमारे विटेकर, इन्होंने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि देखो मैंने एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है और उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि है एक विटेकर, इन्होंने बोला मैंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है और मैंने किन किन पॉइंट्स को ध्यान दिया है, सेल वॉल, वही जो हमने पीछे लिखे थे कि सेल वॉल है या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट। साथ साथ इन्होंने एक चीज और देखी कि सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो वो किसकी बनी है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो कौन से कंपाउंड की बनी है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली, ये है लास्ट स्लाइड, ठीक है, चलो ठीक है ना ध्रुव। तो इन्होंने बोला मैंने भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है और मैंने जो अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस रखा है या कैरेक्टरिस्टिक्स रखे जिसके बेसिस पे मैंने डिवाइड करा है वो ये पॉइंट्स, जैसे कि सेल वॉल है या नहीं है, और अगर है तो वो किसकी बनी है, कौन से कंपाउंड की बनी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने देखी सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल के ऑर्गेनाइजेशन से क्या मीनिंग निकलता है यहाँ, कि सेल सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर है ना, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है। दूसरी बात, सिर्फ सेल ही है या सेल से टिश्यूज भी बने हैं उसके अंदर, या टिश्यूज से ऑर्गन्स भी बने हैं या सिस्टम में भी डेवलप हो गया। एक क्राइटेरियन का ये हो गया। तीसरा इन्होंने देखा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किसका, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। भाई हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स बनाने हैं ना, तो उन्होंने देखा क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, क्या वो हीटरोट्रॉफिक है, और इनमें भी किस टाइप का न्यूट्रिशन है, इनमें भी अलग अलग डिविजन है ना, तो ये इन्होंने देखा। और क्या देखा इन्होंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, क्या ये प्रेजेंट है, क्या ये एब्सेंट है। ठीक है, ये इन्होंने चेक करा। तो ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया आपने दिए, बेसिकली यही थे जो 5 इन्होंने दिए। उसके बाद क्या होता है, हाँ, तो इसके बेसिस पे इन्होंने, अब देखो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से इन्होंने क्या दिए, 5 किंगडम। इन्होंने बोला कि मैंने ये क्राइटेरिया यूज करे हैं और इन क्राइटेरिया को यूज करके जो मैंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा है वो बेसिकली 5 किंगडम्स में डिवाइड करा है। जैसे कि फर्स्ट किंगडम हमारा होगा मोनेरा, जिसमें क्या जाएंगे, सारे बैक्टीरियाज। दूसरा क्या होगा, प्रोटिस्टा। तीसरा होगा फंजाई, या कोई कोई फंगी भी बोल देता है। ठीक है, फोर्थ होगा हमारा प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट्स होंगे। फिफ्थ होगा हमारा किंगडम एनिमलिया, जिसमें कि सारे एनिमल्स होंगे।
ठीक है। और इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने क्या बोला कि मेरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये बेस्ट एक्सेप्टेड, अब देखा जाए तो भाई ये कब आया 1969 में, अब हो गया 2022, है ना, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। और 20 सालों में अगर हम देखें तो ये 20 साल कह रही हूँ, 50 साल हो गए, तो 50 सालों में ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी आए हैं और भी चल भी रहे हैं, कुछ नए आते रहते हैं चीजें, है ना, लेकिन जो बेस्ट है और मोस्ट एक्सेप्टेड है वो यही क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, बेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड। अब ये क्यों बोला गया इसको बेस्ट और मोस्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एक तो 2 पॉइंट ये हो गए, इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा क्या है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पीछे वाले जो किंगडम हमने देखे थे 2 वाले, उनमें क्या प्रॉब्लम थी, उनमें ये प्रॉब्लम थी कि भाई यूनी एक तीन दोनों ग्रुप्स में यूनी जा रहा है, दोनों ग्रुप्स में मल्टी सेलुलर जा रहा है, ऑटोट्रॉफिक भी दोनों में जा रहा है, या हिट्रोट्रॉफिक एक में रख दिया और एक में नहीं रखा, जिसमें होना चाहिए था उसमें नहीं गया, मतलब बड़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और ड्रॉबैक्स थे। लेकिन इस किंगडम में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था, सिंपल, अगर मोनेरा में प्रोकैरियोट्स है तो सारे इसी में मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था इस किंगडम में। ऊपर से इनकी जो चॉइसेस थी फीचर्स की, जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करा, जैसे कि सेल वॉल है या नहीं है, ये भी बोल सकते थे ना कि बस प्रेजेंस और एब्सेंस ही देखते हैं, लेकिन इन्होंने क्या देखा, भाई जरूरी थोड़ी है कि अगर प्रेजेंट भी है तो सब एक ही टाइप से बनी हो, तो इसलिए इन्होंने ये भी देखा कि किस टाइप के मॉलिक्यूल की सेल वॉल बनी है। तो इन्होंने जो एक बेसिस लिया कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके बेसिस पे इनके जो डिवीजन हुआ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो बहुत यूनिक, और कह सकते हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी, कंफ्यूजन जो था ऑर्गेनिजम्स का वो नहीं था। तो सबने इसको एक्सेप्ट करा, और इट इज द बेस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम टिल नाउ। ठीक है, समझ आया यहां तक, समझ आ गया, बोलो भाई। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, अब यहां तक तो बात हो गई ठीक। उसके बाद आए कार्ल वूज। ठीक है, कार्ल वूज, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो उसकी बात थी विटैकर की, कि विटैकर की बात सही है, लेकिन इन्होंने भाई धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, तो इन्होंने और चीजें रिसर्च कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट, तो इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि तुमने देखो जो किंगडम मोनेरा में तुमने क्या रखा है, किंगडम मोनेरा में तुमने बैक्टीरियाज को रखा है, और बैक्टीरिया हम देखते हैं 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, एक तो होगा हमारे यू बैक्टीरिया जो सिंपल बैक्टीरिया है, और एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो विटैकर के हिसाब से आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों किसमें थे, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो, व्हाट इज मियोसिस माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस तो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी पढ़ना है। माइटोसिस किस लिए होता है, माइटोसिस होता है सेल को रिपेयर करने की, जैसे एक से दूसरी सेल बनानी है ना, डिवीजन होना है, तो ग्रोथ कैसे होगी, एक से दूसरी सेल तीसरी सेल, ये माइटोसिस का काम है। मियोसिस का क्या काम है, जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं ना, सेक्स सेल्स बनती हैं, तो मियोसिस का वो काम है। यहाँ थोड़ी पढ़ेंगे वो सब, वो सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। ठीक है, और स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है आप, हाँ इस चैप्टर की बात करो, स्क्रीनशॉट मत लो, ये आपको सारे नोट्स और रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलो। तो कार्ल वूज ने बोला कि विटैकर ने मोनेरा में क्या रखे हैं, ये दोनों रख दिए इसने इकट्ठे, बैक्टीरिया भी और आर्की बैक्टीरिया भी। तो इसने कहा नहीं ये गलत है, ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक से नहीं है, कहने को ये दोनों भले ही बैक्टीरिया हैं, लेकिन आर्की बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कि इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में भी मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोल लो, या मोस्ट प्रिमिटिव क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जब से अर्थ बननी शुरू हुई है, या अर्थ जब से है, जब से अर्थ पे लाइफ है, तब से आर्की बैक्टीरिया है, बाकी सब चीजें बाद में आई। तो इसको एक तो ये रीजन हुआ कि आर्की बैक्टीरिया पहले से है, बैक्टीरिया बाद में आया, और इनके फीचर्स नहीं मिलते। ठीक है, तो एक ग्रुप में हम इन्हें रख ही नहीं सकते। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कार्ल वूज ने कि आर्की बैक्टीरिया का अगर हम इंटरनल स्टडी करें सेल की, तो उसकी सेल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं,
कुछ ऐसे सेल मेम्ब्रेन में कह सकते हैं कि केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया से ज्यादा किससे मिलते हैं, यूकैरियोट से। किससे मिलते हैं, यूकैरियोट से। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, और यूकैरियोट्स तो ऑब्वियसली डिफरेंट पहले से ही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इन्होंने ये बात बोली कि जो भी अर्थ पर लाइफ है, आप 5 किंगडम बोल रहे थे, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि लाइफ पे 3 डोमेन्स हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। और वो 3 डोमेन कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा हो गया बैक्टीरिया, सेकंड हो गया हमारा आर्की, और थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया हमारा यूकैरियोटा, जिसपे सारे आ गए बाकी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये 3 डोमेन है लाइफ के, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इन तीनों में आने चाहिए। ठीक है, और यूकैरियोट में अंदर क्या थे बाकी, जो विटैकर ने बोले थे, प्रोटिस्टा, है ना, और क्या था फिर, फंगी, इसके बाद क्या आएगा, प्लांटी, शॉर्ट में लिख लेते हैं, और एनिमेलिया। ठीक है, तो देखा जाए तो डोमेन्स तो इन्होंने बोले 3, डोमेन्स कितने बोले 3, और किंगडम कितने हो गए इनके हिसाब से 6, 1 2 आर्की, थर्ड ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये, और सिक्स्थ ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ को ही हम क्या बोल देते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ आया सबको? और एक बात यहां से और निकल के आई कि अभी तक तो हम ये बोल रहे थे कि जो हमारा किंगडम है, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था ना, किंगडम इज द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, यही बोल रहे थे ना लास्ट तक। लेकिन कार्ल वूज ने बोला कि किंगडम के ऊपर भी एक चीज है, वो क्या है, डोमेन। वो क्या है, डोमेन, या हम इसको बोल सकते हैं ये है एक सुपर किंगडम। ठीक है, लेकिन जब तुम वहां लिखोगे हिरार्की, तो उसमें डोमेन मत लिखना ना, उसमें किंगडम तक ही लिखना है। ये जस्ट एक थ्योरी है और एक बात है, हालांकि इनकी बात सही है और एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है, समझ आ गया क्या है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ? ये है इस चैप्टर का इंट्रो। बेटा अब भी डिटेल में ही चल रहा है ये, ध्रुव पूछ रहे हो ना, आपकी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दोबारा से पढ़ाएंगे, लेकिन अब भी डिटेल में ही चल रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, समझ आ गया ना? चलो फिर अब विटैगर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला था, वही चीज यहाँ पे लिखी है कि कौन कौन से किंगडम्स थे हमारे पास। फर्स्ट तो हमारे पास था मोनेरा, मोनेरा में क्या आते हैं, सारे बैक्टीरिया, है ना। सेकंड था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो कुछ तो प्लांट लाइक हैं, कुछ एनिमल लाइक हैं, कुछ फंगी लाइक है। ठीक है, तीनों की तरह है, तभी प्रोटिस्टा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है। कौन सी बात, बुरा कौन सी बात को मानना है, बताओ जल्दी। ठीक है, प्रोटिस्टा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा को हम बोलते हैं कि ये ऐसा किंगडम है जो क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। क्या है ये, कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में, बिटवीन किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल और किंगडम फंजाई के बीच में। ठीक है, इस क्योंकि इस किंगडम में, जो प्रोटिस्टा का किंगडम है, इसमें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसमें कोई भी एनिमल जो है सेम नहीं है, वो कोई फंजाई से मिलता है, कोई एनिमल से मिलता है, कोई प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो तीसरा किंगडम था हमारा फंगी, चौथा था प्लांटी, और फिफ्थ था एनिमेलिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये कौन बच्चा है भाई, ये ब्लॉक न करवा दे तुम्हें ध्रुव, चैटिंग बंद करो और यहाँ पे देखो फटाफट। ठीक है, तुम्हारे इसमें बैच में ना पीछे चल रहा है सिलेबस, सही बताऊं तो। समझ आ गया, चलो उसके बाद हमें देखना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है जो हमने अभी डिस्कस करी थी। क्या करते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, यही बोला था ना हमने कि ग्रुपिंग करते हैं किसकी, ऑर्गेनिजम्स की, किस बेसिस पे, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटी, फाइलोजेनी के बेसिस पे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यही डिस्कस कर लिया हमने पीछे। फिर देखो नीचे वही चीज लिखी है कि एरिस्टोटल ने क्या करा, प्लांट्स को क्लासिफाई करा हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या बोली थी, एनिमल्स को किस बेसिस पे करा, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड। ठीक है ना, ये वही बात है, दोबारा इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है,
फिर तीसरी बात क्या थी, लीनियस वाली बात हमने डिस्कस करी कि लीनियस ने क्या दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, और 2 किंगडम कौन से थे, प्लांट, एनिमेलिया, ठीक है। फिर आए विटाकर, विटाकर ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 5 किंगडम का बेसिस क्या था, क्या क्या कैरेक्टर्स लिए उन्होंने, क्या क्या फीचर्स दिए, सेलुलर और स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या सिंपल सेल है, ठीक है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, खाना खुद बना रही है या कोई और बना रहा है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्या उसका कोई कॉमन एंसेस्टर है, फाइलोजेनी समझ आ गया ना सबके वर्ड, व्हाट इज फाइलोजेनी, ठीक है। और इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजिकल रोल से क्या समझते हैं हम, इकोलॉजिकल रोल से समझते हैं भाई इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी से मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट में, हमारे क्या आसपास एक क्या है, हम किसी एनवायरमेंट में ही रह रहे हैं ना, कि उसके एनवायरमेंट, उस ऑर्गेनिज्म का किसी भी एनवायरमेंट में क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, इकोसिस्टम कह लो, एनवायरमेंट कह लो, सबका एक रोल है ना। जैसे प्लांट्स का क्या रोल है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स का रोल क्या है कि दे आर प्रोड्यूसर्स, वो एयर दे रहे हैं हमें, फूड दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमारा क्या रोल है, वी आर जस्ट कंज्यूमर्स, लेकिन कंज्यूमर्स का होना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रोड्यूसर इतना फूड क्रिएट कर देगा कि कोई खाने वाला नहीं होगा, तो भी बेकार ही है, ठीक है। तो ये होता है इकोलॉजिकल रोल, कि इकोसिस्टम में आपका क्या रोल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे लास्ट लाइन लिखिए कि विटेकर ने क्या डिवाइड करे ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आ गया ना। इसके बाद देखते हैं हम, ये देखो फिर आए विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम जो उन्होंने दिया था, ठीक है। तुम्हारी बुक में उस पे दिया है ना, सेकंड पेज पे दिया है ना, सेकंड चैप्टर के जो क्लासिफिकेशन वाला जो ये टेबल है, ये इनकम्प्लीट है थोड़ा सा टेबल, 5 फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आएगा नीचे, ठीक है। तो अपनी बुक वाला रेफर करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये जो एक किंगडम के नीचे ये सारे फीचर इसके लिखे हैं लाइन से, एक एक किंगडम का ऐसा है ना, कॉलम वाइज दिए हैं, तो एक किंगडम के जो भी फीचर्स है ये बिल्कुल 100% याद होने चाहिए सभी बच्चों को, फॉर नीट और फॉर सब्जेक्टिव पेपर जो आपका अभी होने वाला है, ठीक है ना। इसमें ये नहीं है कि कोई फीचर आपको नहीं पता है, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं ये। फर्स्ट देखो, किंगडम हम मोनेरा की अगर बात करें तो फर्स्ट फीचर है हमारा सेल टाइप, सेल टाइप से क्या समझते हैं, यहाँ लिखा है प्रोकैरियोटिक और यहाँ लिखा है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये देखो, ये कैसी सेल है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये एक यूकैरियोटिक सेल है, दोनों में डिफरेंस है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये कितनी वेल डिफाइंड है, ये कितनी वेल डिफाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है ना, और कितनी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ एक ये जो बीच में है ये डीएनए होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता, डीएनए होता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं कि यही इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस टर्म यूज नहीं करते, न्यूक्लियस टर्म इसके लिए गलत है, इसके लिए यूज करते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, पहले वर्ड्स को ना डिकोड करना सीखो, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है। वर्ड से डिकोड का क्या मतलब है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, और कहीं भी आपको कैरियन, कैरियोटिक वर्ड मिले, जैसे लिखा है ना कैरियोटिक, कैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब इसमें कैसा न्यूक्लियस है इस वाली सेल में, ये कैसी सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। तो इसमें कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव बोल देते हैं या बोल देते हैं फॉल्स न्यूक्लियस, ठीक है। एज सच कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरियल की सेल में, तो ये हमें, हाँ मनीषा आपने सही लिखा है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि बैक्टीरियल सेल जो है, यानी कि जो किंगडम मोनेरा है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, कहेंगे तो हम न्यूक्लियस उसमें नहीं है, ठीक है। और न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो अगर ये न्यूक्लियस है तो भाई किसी चीज को रखने के लिए कोई बैग चाहिए होगा ना, जैसे हम कोई सामान भी लेके जा रहे हैं तो कोई थैले में रख के लेके जाएंगे, ऐसे ही न्यूक्लियस का होता है, एक बैग में होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे ही सेल होती है, जैसे ये सेल है, सेल में डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो सब किसके अंदर होते हैं, वो सब भी
सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, मेम्ब्रेन इज लाइक अ बैग, तो सेल का एक बैग है, उसके अंदर सेल के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस वाले में जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें ना तो न्यूक्लियस है प्रॉपर तरीके से और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन जो ये यूकैरियोटिक सेल है, आप इसमें देखो ये पिंक कलर का दिख रहा है, वेल डिफाइंड सर्कुलर से स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कितना बेहतरीन न्यूक्लियस है देखा जाए तो, ये जैसा हम लोग की सेल्स में होता है। और ये किसके अंदर एनक्लोज्ड है, किसके अंदर बंद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। देखा जाए तो बैक्टीरिया इनिशियल स्टेजेस में आया, इनिशियल सेल थी ना बैक्टीरिया, धीरे धीरे क्या हुई, सेल्स इवॉल्व हुई और एनिमल सेल बनी। तो जब चीजें इवॉल्व होती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं, सही होने लगती है ना, बढ़िया होने लगती है, स्ट्रक्चर्ड होने लगती है, वही इस न्यूक्लियस के साथ हुआ है। जब हम इनिशियल स्टेजेस में कोई काम करते हैं, हमें नहीं आता होता, लेकिन जब हम धीरे धीरे उस काम को रोज कर रहे हैं या सालों तक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में हो जाता है ना। तो वही चीज आप यहाँ पे समझो। हाँ, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में इसलिए नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पे देखो, बस आप स्ट्रक्चर देख के समझो, ये सब हम सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। नहीं होता इसमें, कुछ नहीं होता इसमें, बस राइबोसोम्स वगैरह होते हैं और बस ये बीच में ऐसे न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस का भी आप देखो, जब ये किसी बैग में बंदी नहीं है तो कभी ये यहाँ होगा, कभी ये यहाँ होगा, कभी कहीं होगा, इसका कोई स्ट्रक्चर का वो प्लेस भी नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एक प्रॉपर बैग के अंदर बंद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद है और ये उसी में रहता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब समझ में आ गया, सबको पता था वैसे पहले से, लेकिन फिर भी ठीक है, चीजों पे ना थोड़ा सा वैसे फोकस करके चलो, रटनी नहीं है हमें। तो ये क्या है, सिर्फ मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, जिसमें न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। बाकी सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल टाइप क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, सेल वॉल कैसी है, सेल वॉल अभी बताया ना, सेल के बाहर क्या होता है, जैसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, अभी हम आगे आपने पढ़े होंगे चैप्टर में ऑर्गेनल्स के बारे में, तो वो किस पे बंद है, सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन सेल को एक एक्स्ट्रा कवरेज फॉर प्रोटेक्शन देती कौन है, सेल वॉल। तो वो सेल वॉल हम देख रहे हैं कि किस में है और किस में नहीं है। तो इन्होंने देखा, मोनेरा में है, हाँ है, प्रोटिस्टा में किसी में है, किसी में नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों कंडीशंस हैं। फंजाई में है, हाँ है, इसमें है प्लांटी में, लेकिन एनिमल्स में क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। अब देखो किसकी बनी है, मोनेरा में किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की। पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के इसी मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन भी बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बस पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड ही याद रखना है, ठीक है, यही वर्ड याद रखना है, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों कंडीशंस में किस चीज की होती है, वो हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। फंजाई में किसकी है, काइटिन की। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंजाई में किसकी होती है, काइटिन की। और प्लांट्स में किसकी होती है, सेलुलोज की। प्लांट्स की तो सबको याद रहती है, फंजाई की भूल जाते हैं बच्चे, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर हमने देखा कि ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो सेल है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, क्या वो सिंगल सेल है, क्या वो मल्टी है, क्या वो टिश्यू बना रही है। तो मोनेरा में क्या था, यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल, यूनी का मतलब होता है ना सिंगल। तो इसमें क्या होती है, बैक्टीरियल सिंगल सेल ही होती है मोनेरा में, ठीक है। और क्या होता है, प्रोटिस्टा में भी सिंगल ही सेल होगी, लेकिन फंजाई, प्लांटी और इसमें एनिमेलिया में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। और इनमें क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे टिश्यूज भी बनने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे ऑर्गन, और ऑर्गन यहाँ पे भी, और ऑर्गन से सिस्टम भी बन जाता है फिर तो, ठीक है ना। समझ आया, ये है ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी। फिर ये है फिफ्थ पॉइंट, देखो फिफ्थ पॉइंट में जब देखो हमने देखा कि मोनेरा में वो ही नहीं है, क्या नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, ट्रू। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी ऑब्वियसली, और बाकी सब में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी इन सभी में। ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो उनका फूड लेने का तरीका है वो क्या है। तो बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी है और हिट्रोट्रॉफिक भी है, दोनों तरीके के। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जो खुद फूड बना सकते हैं, और हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। समझ आ गया, समझ आया ना, ऑटोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफिक।
देखो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं जिसको नहीं पता उसके लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक से क्या मतलब है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड जहां भी दिख जाए इट मींस फूड और नरिशमेंट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक है वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ मैनेज कर रहा है फूड को, ठीक है। हिट्रोट्रॉफिक का क्या मीनिंग होता है? ट्रॉफिक का मतलब वही फूड, और हिट्रो का मतलब अदर्स, फ्रॉम अदर्स। ये कैसे ले रहा है? कोई भी हिट्रोट्रॉफिक है तो वो अदर्स से ले रहा है फूड, ठीक है। फिर देखते हैं ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या हो सकता है। भाई खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए चाहिए एनर्जी। हम घर पे खाना बनाते हैं, गैस जलाते हैं ना एनर्जी के लिए, तभी बनता है ना खाना, ठीक है। तो एनर्जी कैसे मिल सकती है? या तो वो फोटोन से मिल सकती है, फोटोन का मतलब है लाइट, सनलाइट से, ठीक है। या वो केमिकल कंपाउंड से मिल सकती है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड से, ठीक है। जो फोटोन से एनर्जी ले रहा है और सिंथेसिस कर रहा है, सिंथेसिस मतलब बना रहा है, टू मेक, वो क्या प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है ना। और जो केमिकल कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेके खाना बना रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिसिंथेसिस, ठीक है ना। सेम ही लग रहे हैं ना दोनों वर्ड्स देखने में। फोटोसिंथेसिस जो फोटोन से लेके सिंथेसिस कर रहा है, यानी कि टू मेक, बना रहा है, फोटोन की एनर्जी लेके खाना बना रहा है। जैसे कि प्लांट्स, हमें सब पता है ना फोटोसिंथेसिस कब से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट क्या करता है? सन से एनर्जी लेके खाना बनाता है। ऐसे ही अगर केमिसिंथेसिस देखे तो उसमें क्या है? केमिकल एनर्जी से, जो केमिकल कंपाउंड से जो एनर्जी मिली, उस एनर्जी से खाना बनाने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो वो क्या होते हैं? वो केमी सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमी सिंथेसिस। और केमिकल कंपाउंड्स भी कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? कोई बताएगा? कौन बताएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अरे सो गए क्या सब? हेलो हेलो, प्रभात, मनीषा, स्वाति, ध्रुव, प्रेरणा, यस, विच हैव नो कार्बन, वही होते हैं ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलो, किसने बताया था? स्वाति ने बताया, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो एनर्जी लेगा। इनऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन नहीं है, ठीक है। तो क्या है? कौन से हो सकते हैं वो? हाइड्रोजन H2S हो सकता है, सल्फर कंपाउंड्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन वाले हो सकते हैं, आयरन कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। आयरन Fe होता है ना, हाँ, ठीक है। ये है इसका मतलब। देखो अब यही तुम्हारे यहाँ चार्ट में लिखा था आगे, कहाँ चला गया? देखो बैक्टीरिया में, मोनेरा में यही लिखा है ना, ऑटोट्रॉफिक है और हीट्रोट्रॉफिक है, यही लिखा है ना यहाँ पे। ऑटोट्रॉफिक समझ गए, खुद बना रहे, हीट्रोट्रॉफिक भी है, खुद जो नहीं बना रहे। और कीमोसिंथेटिक का मतलब समझ गए अब? कीमोसिंथेटिक समझ में आया? जो केमिकल एनर्जी से लेके सिंथेसिस कर रहे हैं उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक या कीमोसिंथेसिस। सिंथेसिस लिखा है तो इट्स अ प्रोसेस, और बैक्टीरिया के बारे में लिखा है तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी, वो केमिकल कंपाउंड से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें भी दोनों है, ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक, क्योंकि कुछ प्लांट्स की तरह है और कुछ एनिमल्स की तरह है, तो दोनों टाइप के मिलेंगे। अब फंजाई कैसी है? फंजाई इज स्ट्रिक्टली हीट्रोट्रॉफिक, ये कभी भी अपना फूड खुद नहीं बना सकती, ये हमेशा डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी किचन में भी हमारे खाने को खराब कर देती है ना। ब्रेड पे फंगस लग गई, रोटी पे लग गई, या जो भी चीजें हैं, फ्रूट्स खराब कर देती है ना। तो ये क्या है? हिट्रोट्रॉफिक। अब यहाँ एब्जॉर्प्शन लिखा है, अभी अभी बताती हूँ ये, ठीक है। और प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक, ये सबको पता है, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स, हम लोग क्या है? हम लोग भी स्ट्रिक्टली हिट्रोट्रॉफिक हैं। देखो अब यहाँ हिट्रोट्रॉफिक में लिखा है एब्जॉर्प्शन, और यहाँ लिखा है होलोजोई। इसको समझते हैं कि ये क्या मतलब है। हाँ वही बता रही हूँ मनीषा, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब है? हिट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है, हिट्रोट्रॉफिक समझ गए ना, अदर्स से फूड लेना। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दो तरीके से काम होता है, मतलब दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो होता है एब्जॉर्प्टिव,
जो हमने वहां देखा फंगस के अंदर, फंगस के नीचे लिखा है ना एब्जॉर्प्शन, और एक होता है होलोजोइक, जो होते हैं हम एनिमल्स। इसमें कह रहे हैं ये भाई, इस ये जो बेसिस है किसका, कि ब्रेक डाउन जो हो रहा है फूड का। भाई खाना हमने खाया, खाना डाइजेस्ट होता है स्टमक में जाके, हाँ एनगल्फ ही होता है, ठीक लिखा है तुमने, कि क्या है भाई खाने का ब्रेकडाउन कहाँ होगा। अगर खाने का ब्रेकडाउन सिस्टम के अंदर हो रहा है, ब्रेकडाउन से क्या मतलब है, खाना क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एंजाइम्स के थ्रू से क्या होता है वो ब्रेक होता है, कहाँ, हमारे पेट में, इंटेस्टाइन में, ठीक है। वो ब्रेक होके कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाता है सिंपल, और हम क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज न्यूट्रिशन, और हमें एनर्जी मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है सिस्टम के अंदर, एंजाइम्स कहाँ एक्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, इस टाइप की न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे अंदर है। और मनीषा स्वाति ने लिखा है कि होलोजोइक इज एनगल्फिंग, एनगल्फिंग, एनगल्फिंग मतलब उसको खा लेना एक तरीके से, अगर हम अमीबा के टर्म्स में बात करें, या हम बोल सकते हैं इंजेशन। इंजेशन इज अ स्टेप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले हम अंदर खाएंगे ना, पहले फूड को खाएंगे तभी वो अंदर जाएगा, सेकंड स्टेप क्या होगी, ब्रेक डाउन होगा, डाइजेशन होगा, थर्ड क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये है इसके स्टेप्स। लेकिन अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो हमें ये देखना है कि एंजाइम्स से फूड ब्रेक कहाँ हो रहा है, सिस्टम के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। क्योंकि हमने देखा हमारे केस में कहाँ हो रहा है, सिस्टम के अंदर एक्ट कर रहे हैं ना एंजाइम, लेकिन फंगाई के केस में क्या होता है, इसका तो कोई सिस्टम है नहीं, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है नहीं। फंजाई क्या है, ये है बस फंजाई, ये होती है फंगस, दिस इज फंगस। अब इसमें कहाँ कोई सिस्टम है, नहीं है ना। तो ये क्या करेगी, मान लो इसने ब्रेड पे लगी फंगस, तो ये क्या करेगी, फंगस आके यहाँ पे थोड़े थोड़े ना ब्रेड पे अपने एंजाइम्स सिक्रीट कर देगी, ऐसे छिड़क देगी जैसे डिओ छिड़कते हैं, डिओड्रेंट छिड़कते हैं ना, ऐसे करके फूड पे एंजाइम्स छिड़क देगी, और फूड ब्रेड के ही ऊपर यहीं पे यहीं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या करेगी, इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये कहाँ हुआ ब्रेकडाउन, ये बाहर हुआ ना सिस्टम के, उसके बाद इसने लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये है होलोजोइक। होलोजोइक को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, होलो लिखा है ना, होलो, होलो मीन्स होल, हमने होल फूड को कंज्यूम करा और उसके बाद वो हमारे सिस्टम में जाके एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक हुआ और हमें न्यूट्रिशन मिला। समझ आया सबको, समझ आया कि यहाँ पे होलोजोइक और यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव क्यों लिखा है। यहाँ लिखा है ना देखो, हिट्रोट्रॉफिक लेकिन कैसा, एब्जॉर्प्शन, हिट्रोट्रॉफिक लेकिन कैसा, होलोजोइक। समझ आ गया सबको, ये टर्म्स क्लियर होने बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे सारे चैप्टर्स में खिचड़ी पक जाएगी। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ चीज समझ में नहीं आई हो। ठीक है चलो आगे बढ़े। नो, नो क्या मतलब, नो क्या कह रहे हो अजीत, समझ नहीं आया या आगे नहीं बढ़े। बोलो भाई क्या हो गया। लास्ट में मुझे याद दिलाना, क्वेश्चंस देखेंगे ठीक है ना, आ गया समझ में, ठीक है चलो। देखो अब ये हमने पढ़ लिया विटैकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है सभी को। अब बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की, ठीक है, इसके बाद यही है ना किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली जो भी मोनेरा किंगडम है उसमें क्या है, बैक्टीरियाज, है ना। बैक्टीरिया कैसा है, ये वाला ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया बोल देते हैं, या हम क्या बोल देते हैं, यू बैक्टीरिया। यू से क्या मतलब है, यू का ईयू, ईयू जहां भी लिखा दिखेगा उसका मतलब है ट्रू, ठीक है। तो मोनेरम में क्या आते हैं, हमारे ट्रू बैक्टीरियाज आते हैं। अब हम बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले तो देखते हैं बैक्टीरिया कहाँ कहाँ है। बैक्टीरिया इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब है एवरीवेयर, कहाँ कहाँ, ओशियंस में देख लो आप, डीप ओशियंस में देख लो, लैंड पे देख लो, सॉइल पे देख लो, वाटर पे देख लो, एयर में देख लो, जहां बोलोगे जहां सोचोगे वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट।
ठीक है, ये हो गई इसकी पहली बात। और इसमें सिर्फ क्या आते हैं, इसमें बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आते हैं। दूसरी बात क्या है, अभी जैसे विटैकर के क्लासिफिकेशन की हमने बात करी थी कि एक तो है बैक्टीरिया और एक है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो सिंपल है, जो कि हमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या दी हाँ यहाँ, कि ये नेकेड आई से हमें नहीं दिखते। ठीक है, नेकेड आई से हमें नहीं दिखते। तीसरी बात, हमने जब इसका सेल का डायग्राम देखा था तो हमने इसमें क्या बोला था कि इसमें एक फॉल्स न्यूक्लियस टाइप का कुछ प्रेजेंट होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, है ना, न्यूक्लियस हो गया, तो ये सब चीजें, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखो कि सेल ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते। क्या नहीं होता, और न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल होती है। इसके बाहर मान लो हमने एक सेल वॉल बना दी, ये हो गई रेड वाली जैसे सेल वॉल। ठीक है, ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है, हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकिन की, है ना। पेप्टिडोग्लाइकिन किसका मिक्सचर होता है, पॉलीसेकेराइड का और अमीनो एसिड्स का। ये सब क्या है, ये हम आगे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस इनके नाम याद रखो। ठीक है, और क्या क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला किस लिए होता है, फ्लैजिला इज फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट। भाई मूव कैसे करेगा बैक्टीरिया, किसकी हेल्प से करेगा, फ्लैजिला की हेल्प से। लोकोमोशन लिख लो या फिर लिख दो मूवमेंट। ठीक है, कुछ कुछ इनमें राइबोसोम्स भी होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके एक इंपॉर्टेंट फीचर। किसी किसी बैक्टीरिया में क्या होता है, पिलाई भी होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पिलाई, या फिम्बरी भी बोल देते हैं कहीं कहीं। लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी इसमें कुछ ऐसा दिया ही नहीं है ना। ठीक है, इसको छोड़ो, बस ये इतना बहुत है। ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है, हमने देख लिया कि पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है। ठीक है ना, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी शेप्स क्या क्या होती है। देखो, बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। ठीक है, 4 टाइप के। जैसे फर्स्ट तो ये हो गया हमारे, ये कैसे हो गए, कोकाई, COCCI, ये कैसे होते हैं, राउंड सर्कुलर। ठीक है, और कोकस भी बोल देते हैं इसको, कोकस। इट्स अ सिंगुलर वर्ड, जहां पे यू और एस आ जाता है वो होता है सिंगुलर, और जहां पे लास्ट में आई लगा है वो होता है प्लूरल। ठीक है, ये हो गया कोकस, जैसे पर्पल पर्पल दिख रहे हैं पड़े हुए, ये हो गए हमारे कोकाई। एक होते हैं बेसिलस, ये कैसे होते हैं, बेसिलस। अब बेसिलस लिखा है तो क्या होगा, ये सिंगुलर फॉर्म है और बेसिलाई इज प्लूरल। बेसिलाई मतलब रॉड शेप्ड होंगे, ये कैसे होंगे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, ये दिख रहे हैं यहाँ पे रॉड कैप्सूल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ये स्पाइरलम, ये है विब्रियो। एक होता है विब्रियो, ये होते हैं कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। ये शेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों शेप पता होनी चाहिए विद डायग्राम। ठीक है, अभी तो डायग्राम आएगा ना बनाने को, विद डायग्राम। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कॉमा शेप दिख रहे हैं ना, ऐसे कॉमा से ऐसे गोल गोल ऐसे टाइप से। ये है स्पाइरलम, ये कैसे होते हैं, स्प्रिंग की तरह। स्पाई, गलत लिख दिया, स्पाइरलम। ठीक है, ये ऐसे होते हैं ट्विस्टेड से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स के बैक्टीरिया। 4 टाइप्स के नहीं बोलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चंस ले ले, फिर देखो ये थ्योरी लिखी आ गई। शेप्स हमने डिस्कस कर लिए, बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, ये हमें सबको पता चल गया। ठीक है, अब देखो किंगडम मोनेरा में क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम सब्जेक्टिव टेस्ट में लिखना पड़े तो। इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कैसी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। हमने देखा था ना किसकी में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ये हमने देख लिया विटाकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा है, सेल में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है,
फिर क्या लिखा है, डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की, कौन सी, स्फेरिकल या राउंड शेप जो होता है उसको बोलते हैं कोकाई, रॉड शेप जो होता है वो होता है बैसिलस, रॉड शेप, ठीक है, कैप्सूल जैसा जो था। कॉमा शेप क्या होता है, विब्रियो, और स्पाइरल स्प्रिंग जैसे ऐसे घुमा घुमा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं स्पाइरलम या स्पाइरला, ठीक है। दूसरा चीज है कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में वो होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है बैक्टीरिया, अभी देखो आगे दिखाती हूँ डायग्राम में। बाइनरी फिजन क्या प्रोसेस है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया, जैसे ये बना है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, ये है एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इसमें बाइनरी फिजन होना है, यानी कि क्या होना है, इसमें ग्रोथ होनी है या रिप्रोडक्शन। अब ग्रोथ, अब तुमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, उसमें बैक्टीरिया में अलग अलग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते अलग अलग, अब देखो यहाँ पता लगेगा। जब भी बैक्टीरिया को डिवाइड होना है या रिप्रोड्यूस होना है तो वो क्या होता है, ये जो इसका बीच में डीएनए पड़ा है, डीएनए दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। पहले डीएनए डबल होगा, डीएनए जब डबल हो रहा है, देखो एक लाइट कलर का दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना, डीएनए डबल हो रहा है ना, देखो एक लाइट पिंक है एक डार्क पिंक है, ये दो टाइप से क्या हुआ, ये डीएनए डबल हुआ। जैसे जैसे ये डीएनए डबल होता है सेल क्या होती है, लंबी होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। सेंटर में क्या हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है और सेल क्या होगी ऐसे धीरे धीरे लंबी, लेकिन एक स्टेज तक ही लंबी होगी, मान लो इतनी लंबी हो सकती है, इतनी थी वो यहाँ तक लंबी हुई, और उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ेगी तो क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो क्या, गुब्बारे को अगर आप खींचोगे तो क्या होता है, वो बीच में से पिचकने लगेगा ना, फिर कोई भी ऐसी चीज होती है देखिए ना, कि ज्यादा नहीं खींच सकते आप उसको, ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगी। वही चीज इसके साथ होती है, एक लिमिट तक तो ये बढ़ेगा, एक लिमिट तक क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा बाहर, और उसके बाद जब लिमिट ओवर होगी तो ये क्या होता है, बीच में ना इसमें ऐसी वॉल बनने लगती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ये बीच में से ऐसे दबेगा और बीच में से ऐसे ज्वाइन होगी इसकी प्लेट, और ये क्या होगा, ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक डीएनए एक सेल में चला जाएगा और एक डीएनए एक सेल में चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक सिंगल सेल ही दो सेल्स में डिवाइड हो गई। तो ये ना तो ग्रोथ हुई, हम इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रो हो रहा था ना ये, और रिप्रोडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही सेल दो में डिवाइड हो गई, न्यू इंडिविजुअल्स बन गए ना। इसको बोलेंगे जैसे पेरेंट डीएनए था ये, और ये क्या बन गए, डीएनए लिख रही हूँ, पेरेंट बैक्टीरिया था, और नीचे क्या बन गए, इसके डॉटर बैक्टीरियाज बन गए, है ना। समझ आया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्यों बोल रहे हैं, फिजन मतलब वो ब्रेक हो रहा है ना, और बाइनरी मतलब टू टू सेल्स में वो एक सिंगल बैक्टीरिया ब्रेक हो गया। समझ आ गया। मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है बेटा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल्स बन तो रही हैं, जैसे इसको हम बोलेंगे ना, ये एक तरीके से माइटोसिस ही हो रहा है, लेकिन हम बैक्टीरिया के टर्म्स में माइटोसिस टर्म्स यूज नहीं करते। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड हुई और एक ही सेल दो सेल में डिवाइड हो गई। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, ये ना डीएनए लेवल की बात है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, माइटोसिस में जो भी इसका डीएनए है वो एज इट इज रहेगा, वो ऐसे ही डिवाइड होगा, जो डीएनए वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद दो सेल्स में चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, एक से दो सेल बन गई, ये हो गया माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में जो सेल का डीएनए है वो डीएनए डिवाइड हो जाता है, हाफ हो जाता है, हाफ होके क्या बनते हैं, उससे गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स बनते हैं। सेक्स सेल्स बोले तो स्पर्म्स बनते हैं, एग सेल बनती है, गैमीट्स बनते हैं, उन गैमीट्स से क्या होता है आगे रिप्रोडक्शन में वो काम आता है, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसीजर है, ये शॉर्ट में बताऊं तो यही है, ठीक है। समझ आया, बाकी डिटेल तो बहुत लंबा है, माइटोसिस और मियोसिस पे तो पूरा आपका चैप्टर दिया हुआ है ना आगे, ठीक है। क्वेश्चन ले हम लास्ट में, नहीं तो फिर क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। इसमें और क्या था देखते हैं, चलो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे किंगडम मोनेरा को, और फिर देखेंगे अपना, देखो ये लास्ट लाइन देख लेते हैं। तो हमने देखा क्या कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन वर्ड को ध्यान रखना, और हो सके तो डायग्राम बनाकर आना, ठीक है। डायग्राम देख लिया, डायग्राम ऐसे बनेगा इसका। और क्या होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन है, दो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब है कि बैक्टीरिया ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे उसे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी एयर है, भाई एयर चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, वाटर है, एयर है, फूड है, ये है फेवरेबल कंडीशंस। टेम्परेचर सुटेबल है,
तो अगर ऐसी कंडीशन है फेवरेबल है तो बैक्टीरिया क्या होगा, बाइनरी फिजन से डिवाइड हो जाएगा। अगर इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम, मान लो टेम्परेचर बहुत हाई है या फूड नहीं है या वाटर नहीं है या एयर ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही उसे, तो वो क्या करता है इस कंडीशन में, जिसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसे केसेस में बैक्टीरिया स्पोर का फॉर्मेशन कर लेता है। स्पोर का मतलब होता है कि एक ऐसा, मान लो ये सेल है बैक्टीरिया और ये अपने चारों तरफ एक और टफ टफ क्या बोलेंगे, टफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा, टफ स्ट्रक्चर। और टफ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ये अंदर होता है इसके स्पोर, ऐसा ये छुप के बैठ जाएगा एक तरीके से समझ लो। और छुप के ये स्पोर जो होता है हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है, हाईली रेजिस्टेंट, ये सालों तक भी ऐसे ही पड़ा रह सकता है और इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी बैक्टीरिया को लगा, तब वो इस स्पोर को ब्रेक करेगा और इससे बाहर आके दोबारा से डिवीजन शुरू करेगा। तो ये क्या है, एक तरीका है अपनी लाइफ बचाने का। बैक्टीरिया अपने आप को बचा रहा है ना, कि उसने क्या करा, एक कवर में, एक शील्ड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, उस शील्ड को हम बोल रहे हैं स्पोर। ठीक है, और ये कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन से, जब उसे लगता है कि मैं मर सकता हूँ, सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक कोट का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको हम एंडोस्पोर भी बोलते हैं, एंडोस्पोर। ये और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, एंडोस्पोर बोलते हैं, आपकी बुक में शायद इतना ही दिया है बस, है ना। वो एंडोस्पोर बना लेगा और बचा रहेगा। मेनली ये सर्वाइवल का एक प्रोसेस है, क्योंकि ये स्पोर होता है हाईली रेजिस्टेंट, ना ये टेम्परेचर से ब्रेक होगा, ना ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ब्रेक होगा, जितनी भी हार्श कंडीशंस है ये सब में रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी कभी साल 2 साल बाद, महीने बाद, तो वो दोबारा से रिप्रोड्यूस होके नॉर्मल बैक्टीरिया अपने आप को बना लेगा। ठीक है, ये इसकी बात थी। और देखते हैं इसमें क्या है आगे। फिर ये डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। समझ आया सभी को, कोई समस्या, कोई परेशानी?